8. लाजवंती ने कुल्हाड़ी सचिन के माथे पे मारी। सचिन ने बिजली की फुर्ती से सर पीछे किया। कुल्हाड़ी का ब्लेड उसकी ठोड़ी को छूता हुआ नीचे आया और उसके घुटनों के बीच खाट के बांस में फंसा। सचिन की थोड़ी सी खून की बूंद निकल के उसके गले से नीचे जाने लगी। लाजवंती चिल्लाई, ओ कमीने, ओए रुक, तने मैं बताऊं। आकांक्षा उठ खड़ी हुई। सचिन ने लाजवंती को देखा। उसका मुंह सचिन के मुंह से सिर्फ 10 इंच दूर था। वो गुस्से में हांफती हुई बांस में फंसी कुल्हाड़ी को खींच रही थी। ताई क्या कर रही है? मेरे मर्डर का केस लग जाएगा तेरे पे। फिर इंश्योरेंस के पैसे का क्या करेगी? कोई ना बेटा, जेल वाले रोटी तो दे ही देंगे। लाजवंती ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी खींची। बांस में फंसी कुल्हाड़ी छूट गई। लाजवंती ने सचिन पे फिर से वार किया। सचिन एक तरफ घूमा, खाट से नीचे गिरा और बच गया। लाजवंती उस पे लपकी। आकांक्षा ने आगे बढ़ के उसे धक्का दिया। लाजवंती लड़खड़ा कर पीछे हटी। सचिन उठा। आकांक्षा भाग! आकांक्षा तुरंत बाहर भागी। लाजवंती ने आगे आके सचिन पे फिर से वार किया। सचिन ने आसानी से पीछे हट के खुद को बचा लिया। अब वो हंस रहा था। ताई ये तो बता दे, तेरे घर वाले को हुआ क्या था? तेरी समझ में ना आवे, तूने गरीबी देखी नहीं है। ये सुन के सचिन के चेहरे से हंसी गायब हो गई। लाजवंती कुल्हाड़ी उठा के उस पे लपकी। सचिन पलट के भागने की बजाय कूद के खाट की दूसरी तरफ गया और उसने फाइल और बैग उठाया। अब उसके और दरवाजे के बीच हाथ में कुल्हाड़ी और आंखों में मर्डर लिए लाजवंती खड़ी थी। सचिन ने बैग और फाइल एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से खाट उठा के लाजवंती पे फेंकी। लाजवंती की कुल्हाड़ी खाट की रस्सियों में फंस गई। सचिन भागा। वो घर के बाहर आया तो आकांक्षा उसका इंतजार कर रही थी। Oh my God! आपका खून निकल। भाग पागल! दोनों भाग के गाड़ी के पास पहुंचे। सचिन ने गाड़ी अनलॉक की। दोनों गाड़ी में बैठे। उसने फाइल और बैग आकांक्षा को दिया। लाजवंती चिल्लाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ भागी। और रुक हरामखोर, ओए कमीना रुक। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो चुके थे। 2-3 मनचले लड़के चिल्ला रहे थे, ताई जाने मत दियो, मार मार। सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की। तभी जोर की आवाज आई। कुल्हाड़ी कार के छत पे आके लगी। लाजवंती गाड़ी के बगल में खड़ी थी। उसने कुल्हाड़ी छोड़ के सचिन की साइड से कार का दरवाजा खोला और उसका गिरेबान पकड़ लिया। ठीक उसी टाइम सचिन ने कार स्टार्ट करके फुल स्पीड में भगा दी। अपनी शर्ट का कॉलर लाजवंती के हाथ में छोड़ सचिन वहां से निकल गया। आकांक्षा ने मुड़ के देखा। लाजवंती गुस्से से आग बबूला उन पे अभी भी चिल्ला रही थी, पर हर पल तेज रफ्तार भागती गाड़ी उससे दूर होती जा रही थी। अचानक आकांक्षा चिल्लाई, क्या? Look! सचिन ने अपने सर के ऊपर देखा। कुल्हाड़ी का ब्लेड चमक रहा था। कुल्हाड़ी अभी भी उसकी गाड़ी की छत पे धंसी हुई थी। सचिन हंसा। लो, हमने ताई को इंश्योरेंस के पैसे दिए नहीं, उनकी कुल्हाड़ी और ले आए। आपको खून भी निकल रहा है। सचिन ने अपनी ठोड़ी पे हाथ लगा के देखा। ज्यादा सीरियस नहीं है, मामूली से कट है, एक बैंडेज से रुक जाएगा। That was wild, scary and wild. वेलकम टू हरियाणा। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबां पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। 2 घंटे बाद सचिन की गाड़ी सोनीपत चंडीगढ़ हाईवे पे थी। उसने फटी हुई शर्ट की बजाय एक नई टी-शर्ट पहनी हुई थी जो उन्होंने रास्ते में मार्केट से ली थी। उसकी ठोड़ी पे बैंडेज लगा हुआ था। लंच करने के बाद आकांक्षा भी पहले से बेहतर अब महसूस कर रही थी। तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि लाजवंती का हस्बैंड बिजली का झटका लगने से नहीं मरा था। Of course, but जिन केसेस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो तो सारे हिट एंड रन एक्सीडेंट्स थे ना। लाजवंती के केस में कॉज ऑफ डेथ के अलावा सारे पैरामीटर सेम थे। पॉलिसी लेने से डेथ के बीच सिर्फ 2 महीने, न्यू बैंक अकाउंट, पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी हुई थी और उसके हस्बैंड ब्रिजेश की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी स्किन जलने का मेंशन नहीं था। वही कंफर्म करने हम यहाँ आए थे।
यहाँ आने से पहले मैंने बैकग्राउंड चेक किया। लाजवंती के हस्बैंड की पॉलिसी और बाकी के केसेस की पॉलिसी सेम आईपी एड्रेस से खरीदी गई थी। दैट्स ग्रेट। हम वो आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं। ट्राई किया मैंने, पर अब वो आईपी एड्रेस एक स्कूल के नेटवर्क को असाइंड है। जो भी ये काम कर रहा है उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया होगा। न्यू एड्रेस मतलब न्यू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब न्यू आईपी एड्रेस। वाओ, क्या यू आर सो गुड एट दिस। अब हमें सारे केसेस फिर से रिलुक करने पड़ेंगे। आज के केस के बाद आई एम श्योर हिट एंड रन के अलावा और भी कॉजेस ऑफ डेथ इस फ्रॉड गैंग से जुड़े होंगे। आई विल डू इट। नहीं, मैं कर लूँगा। नो, आप पूरा टाइम फील्ड में रहते हो, लेट तक काम करते हो। आई विल डू दिस, ट्रस्ट मी, आई विल बी थरो। ओके। व्हाट नेक्स्ट? बहुत सारे हिट एंड रन केसेस में सेम कार है पुलिस रिपोर्ट में, एक वाइट कलर की i20। सचिन ने गाड़ी चलाते हुए अपना फोन चेक किया और एक नंबर पढ़ा। HR11LL9200। अब इस कार के ओनर को ढूंढना है। मे बी हम इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। मे बी। मंजीत, विवेक और हेड कांस्टेबल राजवीर कुमार चाय की टपरी पे चाय पी रहे थे। वह बोली, तुम्हारे खेत हैं? यह बोला, क्यों, पेमेंट में अनाज की बोरी लेगी? अब इस बात का और के जवाब देता? भाई साहब चल ए फाड़ दिए। भाई काम की बात कर लो, हमने अगले काम पे भी जाना है। राजवीर ने अपना चाय का खाली कप नीचे रखा। हेड कांस्टेबल राजवीर 38 साल का बड़े शरीर और बड़ी तोंद वाला आदमी था। 5 फुट 7 इंच के उस आदमी को दूर से देखने पे वो हंसमुख और शरीफ आदमी लगता था, पर उसके थाने में सब लोग उससे डरते थे। उनको पता था राजवीर किसी का भी ट्रांसफर करवा सकता था। राजवीर पास खड़ी गाड़ी की तरफ चल दिया। चलो भाई। मंजीत और विवेक ने भी अपनी खाली कप नीचे रखी और तीनों बिना चाय वाले को पैसे दिए पास खड़ी कार के पास चले गए। आसपास देख के मंजीत ने कार की डिक्की खोली। डिक्की में एक लाश पड़ी थी। अरे इसका तो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। जी गाड़ी सर्विस के लिए दे रखी थी, अचानक कॉल आया तो हम भागे गए, पर मेडिकल हो जाएगा। अच्छा, पोस्टमार्टम के फोटो खींच के भेज देना, हो जाएगी रिपोर्ट। कल ले जाइए कॉपी। मंजीत ने कार की डिक्की बंद की। उस वाइट कलर i20 की नंबर प्लेट पे लिखा था HR11LL9200। सचिन सोनेपत पुलिस का डीएसपी अमित बलियान के साथ उसके घर की छत पे था। उनके सामने एक ओल्ड मॉन्क की बॉटल और कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। दोनों अभी पहले ही पेग पे थे। डीएसपी अमित सचिन को गौर से देख रहा था। सचिन ने अभी अभी अमित को इंश्योरेंस फ्रॉड की सारी बात बता के खत्म की थी। कुछ सेकंड्स के बाद अमित ने पूछा, सारे केसेस की रिपोर्ट सेम 4 पुलिस स्टेशन में बनी है? हाँ अमित भाई, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। केस बहुत बड़ा है, पुलिस में से भी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। भाई सचिन, इतने बड़े फ्रॉड में ऊपर तक पैसे खिलाए जाते हैं। अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और ये लोग बच गए तो डिपार्टमेंट में ऊपर बैठे लोग जिन्होंने पैसे खाए हैं, मेरा पता है क्या हाल करेंगे। ऐसा फंसा देंगे मुझे किसी केस में, मैं गया काम से और मेरी फैमिली की जिंदगी खराब। तुझे तो पता है इनसे कोई नहीं जीत सकता। भाई मेरे पास एविडेंस है। सचिन, तू तेज बहुत है पर दूर की नहीं सोचता है। तेरे एविडेंस से फ्रॉड हुआ है ये तो साबित होता है, पर इस केस का कोई भी बड़ा खिलाड़ी कोर्ट में क्रिमिनल प्रूव नहीं होता। इस सारे ऑपरेशन के मेन लोगों के तो तुझे नाम भी नहीं पता। कुछ गरीब किसान फंसेंगे और जिन लोगों ने पैसे लेके अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे पैसे खाए हैं, उनकी गवाही खरीदना कितना मुश्किल है। सचिन के कान में लाजवंती की कही बात गूंजी। तेरी समझ में ना आवे, तूने गरीबी देखी नहीं है। सचिन ने गहरी सांस ली और कहा,
उन गरीब लोगों की गलती नहीं है। गरीबी जीना कितना मुश्किल कर देती है मुझे पता है। मैं भी एक टाइम पे सड़क पे आ गया था। हाँ, तब तू समझ सकता है ना कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। देख, तेरा एविडेंस इनफ नहीं है और उसके लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई एम सॉरी ब्रदर। अमित ने अपना पैग खत्म किया और अगला पैग बनाना शुरू कर दिया। चल छोड़, आजा। तूने फ्रॉड पकड़ लिया, तेरा काम हो गया। उनको सजा दिलवाना इंश्योरेंस कंपनी वालों का काम है। सचिन खड़ा हुआ। वो अमित के घर के पीछे के खेतों के अंधेरे में देख रहा था। ये केस कैंसर पेशेंट की मौत से पैसा बना रहा है। मैं इस केस को बीच में नहीं छोड़ सकता। सचिन, इस केस को अपने पिताजी के साथ मत जोड़। सचिन ने अमित को गुस्से से देखा पर कुछ नहीं बोला। वो फिर से अंधेरे में देखने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसके पास पुख्ता सबूत नहीं थे। सचिन कार चला रहा था। आकांक्षा उसके सर के ऊपर कार की छत पे अंदर से लगी डक्ट टेप को देख रही थी। बारिश होगी तो कार में पानी आएगा। आपको कार फिक्स करानी पड़ेगी। हमारे पास अभी तक किसी भी फ्रॉड वाले का नाम तक नहीं है, बट आज मिल सकता है। कैसे? HR11LL9200। मैंने उसके ओनर का एड्रेस और नंबर निकाला है। गोलू सिंह के नाम पे है गाड़ी। नंबर स्विच ऑफ है। उसी एड्रेस पे जा रहे हैं। इसी गांव में है उसका घर। सचिन ने गाड़ी एक गांव में मोड़ ली। सचिन और आकांक्षा एक टूटे फूटे घर के सामने थे। घर की दीवारों पे काई जमी हुई थी। खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे और घर के आंगन में ऊंची घास उगी हुई थी। सचिन ने सड़क पे जाते एक आदमी को रोका। भाई साहब, एक मिनट। गोलू सिंह का घर यही है? हाँ भाई, पर गोलू यहाँ रहता नहीं। कहाँ रहता है? कई साल हो गए उसको तो गुजरे हुए। एक्सीडेंट में मर गया बेचारा। उसकी घरवाली बाढ़ खाने लेके मायके चली गई, तब से खाली पड़ा है घर। अच्छा, धन्यवाद जी। वो आदमी चला गया। किसी और के नाम पर ली थी गाड़ी। ऐसा आदमी जिसे मरे कई साल हो गए। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। कार लेने के लिए साइंस पेपर्स लगते हैं। कार कौन से साल की है? सचिन ने अपने मोबाइल में कार की आरसी निकाल के देखी। 2014। मतलब कार 5 साल पुरानी है। पर ये केसेस पिछले 2.5-3 साल से होने शुरू हुए हैं। यू आर राइट। अगर उन्होंने कार बोगस नेम और एड्रेस पे इस फ्रॉड के लिए रजिस्टर करवाई तो गोलू सिंह कार का सेकंड ओनर है। इस I-20 के फर्स्ट ओनर को ढूंढना पड़ेगा। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो निकालेगा इंफॉर्मेशन। हाउ डू यू नो पीपल एवरीवेयर? मैं पहले पुलिस में था। व्हाट? ओह, व्हाई डिड यू? आकांक्षा सचिन को देख के चुप हो गई। वो घर के आंगन में उगी हुई घास की तरफ देख रहा था या अतीत में खोया हुआ था, कहना मुश्किल था। सचिन, मूव! घर की आंगन की घास से एक सांप निकला। वो सचिन के सामने अपना फन उठाए खड़ा था। सचिन बिना हिले सांप को घूर रहा था। क्या कर रहे हो? प्लीज चलो। सचिन पलट के गाड़ी की तरफ बढ़ा। कार में बैठते ही आकांक्षा ने कहा, ये लोग हमेशा हमसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। प्रॉपर पेपर वर्क, IP एड्रेस चेंज, इवन ये कार का एड्रेस। इनको ढूंढेंगे कैसे? कहीं ना कहीं ट्रेसेस हैं। सिर्फ पहले ब्रेक थ्रू की बात है। दे आर ऑल वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये तभी होता है जब गैंग का लीडर बहुत नॉलेजेबल हो। उसने इतने सारे लोगों को अपनी स्कीम में लिया। वो जो भी है बहुत स्मार्ट और बहलाने में मास्टर है। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है।
2 महीने पहले की बात है। सरिता दहिया हिसार में एक्सीलेंट ट्यूशन सेंटर में बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी। वो कोचिंग सेंटर में अपने क्लासरूम में सामान बैग में डाल रही थी। ठीक उसी वक्त 2 लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मंजीत और प्रकाश भुनवल। क्लास के दरवाजे पे आके मंजीत ने अंदर झांक के देखा और प्रकाश को धीरे से कहा, ये भाई, इसको समझाया ना मानी, पुलिस बुलाने की धमकी दे दी थी। हाँ, तो यहीं रुक। प्रकाश क्लास में घुसा। सरिता जी नमस्कार। 5 मिनट बाद सरिता और प्रकाश क्लास में बैठे बात कर रहे थे। प्रकाश ने टेबल पे एक फाइल रखी हुई थी। मैं अपने बाप की मौत पे पीसे खाऊं, आपने मुझे समझ के रखा है। सरिता गुस्से में उसकी आंखों में देख रही थी। सरिता जी वो आपके चाचा से, पिताजी को नहीं। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे पाला है, वो मेरे लिए माँ बाप तय बढ़ के हैं। जिस आदमी ने दूसरी औरत के लिए आपको छोड़ दिया, उससे शादी भी तो उन्होंने करवाई थी ना। क्या बकवास कर रहे हो? उनको क्या पता आगे क्या होगा? अच्छा, आपके तलाक के केस में उन्होंने अच्छा वकील किया? पता भी है मेरे पति की फैमिली कितनी अमीर है, हम उतना अच्छा वकील नहीं कर सकते थे। वो अपना खेत भी बेच सकते थे सरिता जी। अगर आपके माँ बाप होते तो अपनी बच्ची की मदद के लिए खेत बेचने से पहले सोचते। उसके पास जवाब नहीं था। प्रकाश ने देख लिया कि उसकी नब्ज उसके हाथ में थी। मैं ये ना करूंगी, ये गलत है। गलत ये है कि आपके बच्चे उस आदमी के साथ रहते हैं जिसने आपकी जिंदगी खराब कर दी, उस औरत के साथ रहते हैं जिसने आपका घर तोड़ दिया। अरे किस तरह से रहा जा रहा होगा उन्हें, ये सोचा है आपने? मैं मेहनत कर रही हूँ, एक बार सरकारी स्कूल में टीचिंग जॉब लग जाए तो मैं अच्छा वकील करके। आपको यकीन है तब तक आपके बच्चे आपके साथ रहना चाहेंगे? आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते होंगे उन बच्चों को। आप अपने चाचा जी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। वो बहुत बीमार से हैं, वो जब तक हैं उनकी देखभाल करो। उनकी किस्मत है कि उनको आप जैसी इज्जत करने वाली बेटी मिली। और वह खुद भी यही चाहेंगे कि आप फिर से अपने बच्चों के साथ एक आराम की जिंदगी जी सको। छोटा सा काम है, अच्छा पैसा मिल जाऊगा। फिर बच्चों की कस्टडी के लिए अच्छा वकील मैं आपको करके दूंगा, जो आज तक कस्टडी केस ही नहीं आ रहा। ठीक? वो अब रुआंसी हो गई थी। चाची, चाची नहीं मानेंगी। आप उनसे पूछो तो सही, उनको पैसे मिलेंगे तो उनकी बाकी की जिंदगी खेता और भैंसा संभालते लाई निकलेगी, हैं? पर सरिता जी आपको कुछ नहीं करना है, सब हम करेंगे। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस के कागजे काम सब हम देखेंगे। इंश्योरेंस की किश्त भी हम भरेंगे। प्रकाश ने टेबल से फाइल उठा के सरिता की तरफ बढ़ाई। ये लो, आप अपनी चाची जी से बात कर लो आराम से, फिर इन फॉर्म्स में डिटेल भर के अपने चाचा जी का अंगूठा का निशान लगवा लो, हैं? सरिता फाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रही थी। प्रकाश ने आगे झुक के प्यार से कहा, आप ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लो। सरिता ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ा। उसे फाइल का बोझ बहुत भारी लग रहा था, पर उसके जहन में उसके बच्चों का चेहरा घूम रहा था, जिनसे वो महीनों से नहीं मिली थी। सचिन ने अपने घर का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर आके बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर दिया। वो पलटा और अंधेरे में उसका घुटना टेबल से टकरा गया। ड्राइंग रूम की रोशनी जली। हीबा नाइटी पहनकर ड्राइंग रूम में खड़ी थी। सचिन जमीन पे पड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए उठा। तुम पी के आए हो? वो बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। सचिन, मैंने पूछा कुछ? हिबा प्लीज, आज नहीं, आज नहीं। नो, मुझे अभी बात करनी है। आजकल देर रात घर आते हो, सुबह बच्चों के उठने से पहले ही निकल जाते हो। तुमने नीशु का एनुअल डे मिस कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम फिर कभी नहीं पियोगे। तुम्हारी ठोड़ी पर ये चोट कैसे लगी? सचिन के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसका सर घूम रहा था।
उसके कान में फिर से लाजवंती की आवाज गूंजी। तेरी समझ में ना आवे, तूने गरीबी देखी नहीं है। सचिन फुसफुसाया। आई एम सॉरी बा, आई एम सॉरी। सचिन जमीन पे गिरा और वहीं बैठ गया। मैं कभी नहीं चाहता था तुम्हें और अपने बच्चियों को इस माचिस के डिब्बे में रखना। तुमने गलती कर दी मुझसे शादी करके। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने पूछा ना, अब सुनो। पुलिस डिपार्टमेंट में सबने पैसे खाए, मैंने नहीं लिया कुछ भी। मैंने अपनी ईमानदारी का गला घोटने की कोशिश की, पैसा लेने का सोचा भी, पर मेरा बाप मेरे में आज भी जिंदा है। आई एम सॉरी। नहीं सचिन। हीबा आके उसके पास बैठी। सचिन ने उसे दूर से ही हाथ दिखा के रोक दिया। मैं स्कूल में टॉपर था हीबा, टॉपर। कॉलेज में भी कभी अय्याशी नहीं की, लड़कियों के पीछे नहीं भागा। आईपीएस में अच्छी रैंक, बैच में सबसे आगे। क्या हुआ? बाप ने दूसरों की मदद करने में अपना सारा पैसा लुटा दिया। खुद की कोई सेविंग्स, इंश्योरेंस कुछ नहीं। फिर बाप को कैंसर हुआ तो उसके इलाज में खर्चा। सचिन, प्लीज बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो, प्लीज। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या हासिल किया? ईमानदार था वो। मेरे अंदर भी ये ईमानदारी की बीमारी देके चला गया। मैं थोड़ा बेईमान होता तो डिपार्टमेंट के लोग मुझे उस केस में नहीं फंसाते। सचिन, मैंने तुम्हारी इसी पाक नियत की वजह से तुमसे प्यार किया था, आज भी करती हूँ। मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की क्या? अरे तो करो ना, करो शिकायत, कोसो मुझे, गाली दो। तुमने एक आईपीएस से शादी की थी, अब एक दर दर भटकने वाले इन्वेस्टिगेटर की बीवी हो। तुम चुपचाप ये गरीबी झेलती आई हो, वो चुभता है। मुझे नहीं चुभता सचिन, मुझे तुम्हारा ये खुद पे गुस्सा चुभता है। हंसते हुए भी खुल के ना हंस पाना चुभता है। मुझे तुम चाहिए, हमारी बच्चियां चाहिए और कुछ नहीं। हीबा ने उसे गले से लगाने की कोशिश की। सचिन ने उसे धक्का दिया। हीबा ने आगे बढ़ के उसे फिर से पकड़ा। सचिन ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अब हीबा ने उसे कस के पकड़ा और उसका सर अपने सीने से चिपका लिया। दोनों अब जमीन पर गिर गए थे। हीबा के सीने में सर छुपाए सचिन सुबक रहा था। हीबा की आंखें भी नम थी। वो धीरे से उसकी पीठ पे हाथ फेर रही थी। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। हम्म? डेढ़ महीने पहले की बात है। हिसार का एक गांव। बलराम की आंख खुली। 60 साल के एक किसान को घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती। बलराम को पता था सुबह के 4 बजे थे, पर यह सुबह कुछ अलग थी। उसे अपने पेट में अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो ऊंचाई से गिर रहा था, जैसे वो कुछ खोने वाला था। वो उठ के बैठ गया। उसने जमीन पे रखे लोटे से पानी के 2 घूंट पिए और उठ के अपने घर से बाहर निकल गया। गली में आके वो दाएं मुड़ा और कुछ कदम चल के पहले घर के दरवाजे पे पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उनके गांव में आज भी लोग रात को दरवाजा अंदर से बंद करके नहीं सोते थे। वो उस घर के आंगन में गया और उसने आवाज लगाई, अजीत, रे अजीत। अंदर से खांसने की आवाज आई। फिर अंदर से आवाज आई, बलराम। हाँ भाई। बलराम के सामने छत से नीचे पर्दे की तरह एक चटाई टंगी हुई थी। बलराम चटाई हटा के अंदर गया। घर के बाहर छज्जे के नीचे एक खाट थी। उस पे लेटे हुए अजीत की आवाज फिर से आई, बलराम भाई, मेरी खाट ने बाहर ले चल। बलराम ने दोनों हाथों से खाट एक तरफ से उठाई और उसे खींचते हुए बाहर खुले आसमान के नीचे ले आया।
खाट पे उसका बचपन का दोस्त अजीत लेटा हुआ था। बलराम के ही उम्र के अजीत का शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। उसके गले में मैली सी सफेद पट्टी लगी हुई थी। बलराम खाट पे अजीत के पैरों के पास उसकी ओर मुंह करके बैठा। बलराम ने अपने दोस्त की टांग सहलाई। अजीत बोला, मैं भगवान ते हाथ जोड़ूं था किसी ने भेज दे, तू आ गया देख। खुले आसमान के नीचे लेटने का मन था मेरा। दर्द तो ना है? अब कोई असर ना करता दर्द भी। हो लिया टेम। दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अजीत ने पूछा, इस बार की फसल थे बच्चे कुछ पैसे? हाँ, थोड़े बहुत। बरसात तक चल जाएंगे, तब तक अगली फसल ते थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। चल ठीक से। हाँ भाई। सुन, बल्लू और मेरी बेटी सरिता का हाल चाल देखते रहियो। फिक्र मत कर, मैं हूं अभी थोड़े दिन। ये हो गया? ना कुछ ना हुआ। अजीत, तूने सरिता अपनी बेटी की तरह पाली, पर भाई मुझे पता है इंश्योरेंस के बारे में, वो ठीक कर रहे हैं। ना भाई, यो गलत है अजीत। क्या गलत से है बता? सारी उम्र खेती करके भी मैं उनकी निया थोड़ी पैसे ना जोड़ पाया। बेचारी सरिता का तलाक हुआ, लड़के वालों ने सारा दहेज का सामान भी रख लिया और सरिता ने अपने बच्चों से मिलने भी ना देते। मैं जीते जी ना कर पाया। हो सके मेरे जानते उनका जीवन थोड़ा ठीक हो जाए। भाई, बेमानी ते मिलिया पैसा पचता नहीं। अजीत हंसा। भाई, हमने ईमानदारी की कमा के क्या कर लिया बोल? भाई, समाज का सारा खेल गरीब के खिलाफ काम करया करे। गरीब ना तो ढंग से जी पाता और परिवार की जिम्मेदारी ते ना ही मर पाता। भाई, ईमानदारी का फल इस जन्म में ना मिलया, क्या पता अगले जन्म मिल जा। अरे मैं ते आऊं नहीं वापस अगला जन्म लेके। तेरा जी करे तो तू देख ले। तू ना आवे तो मैं भी क्या करूंगा के? दोनों हंसने लगे। भाई बलराम, जाते जाते एक बीड़ी तो प्या दे। बलराम ने जवाब में अपनी बनियान की जेब से बीड़ी का बंडल निकाला। उसमें सिर्फ एक ही बीड़ी बची थी। उसने माचिस से वो बीड़ी जलाई और एक कश खींच के अजीत को दे दी। अजीत ने बीड़ी का एक कश खींचा और बलराम को वापस दे दी। दोनों दोस्त खुले आसमान के नीचे चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। सुबह की चिड़ियां अब चहचहाने लगी थी। जमीन पे दो दोस्त अपनी जिंदगी की सांझ पे बैठे थे और आसमान में सवेरा होने को था। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। सुबह 8 बजे सचिन की आंख खुली। उसका सर भारी था। उठते ही उसे बेड टेबल पे थर्मस और एक खाली कप दिखाई दिया। उसने थर्मस से कप में चाय डाली और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद वो हाथ मुंह धो के ड्राइंग रूम में आ गया। घर पे कोई नहीं था। वो सोफे पे बैठा ही था कि दरवाजा खुला और हीबा अंदर आ गई। उठ गए जनाब? सचिन कुछ नहीं बोला। दोनों को स्कूल छोड़ के आई। आमना का टेस्ट है आज और निशु का कल है। स्कूल के रास्ते में दोनों ने किताब में मुंह डाल रखा था। वैसे ये गाड़ी की छत पे क्या हुआ? सचिन अभी भी चुप था। अच्छा मत बताओ। चाय पी? मैंने थर्मस में। हिबा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। काफी टाइम से बहस नहीं की थी। फील ही नहीं आ रही थी मैरिड होने की। क्या खाओगे, ऑमलेट या पराठा? पराठा। ओके। और दोबारा मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला या शराब पी तो तुम्हारी डेड बॉडी किसी पुलिस वाले या किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं मिलेगी। जी, याद रखूंगा। गुड। जाओ नहा लो, तब तक पराठे रेडी हो जाएंगे ना। सचिन उठ के नहाने चला गया। उसकी दिन में समीर बेदी के साथ मीटिंग थी।
सचिन और आकांक्षा समीर बेदी के ऑफिस में थे। मेरी आज कुछ लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई। यू वर राइट सचिन, उनके पास भी पिछले 2.5 साल में ऐसे केसेस आए हैं, वेरी सिमिलर। वो हमारे साथ अपने उन केसेस के डाटाबेस शेयर करने के लिए तैयार हैं। जिस वाइट कलर i20 से मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट हुए हैं वो एक फेक नेम पर रजिस्टर्ड थी और उस कार का फर्स्ट ओनर रियल है, नाम प्रकाश भूमल। मैं उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। ऑल्सो सभी केसेस में एक और कॉमन फैक्टर है, सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ही हॉस्पिटल में हुई, सोनीपत जनरल हॉस्पिटल, हरियाणा का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, स्पेशली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। वहाँ आई वॉज स्टडिंग द केस फाइल्स अगेन। 2 मोबाइल नंबर्स हैं जो 8 केसेस फाइल्स में हैं, किसी में एज विटनेस और किसी में एज कॉन्टैक्ट पर्सन। मैंने कंपनी के कॉन्टैक्ट से मोबाइल नंबर्स के रजिस्टर्ड नाम निकलवाए। दोनों टेलीमार्केटिंग कंपनी के नंबर्स हैं। ग्रेट। ग्रेट? इसमें ग्रेट क्या है? 2 लोगों के आसपास 8 लोगों को कैंसर हुआ, मतलब या तो ये दोनों लोग रेडियो एक्टिव हैं या उसी गैंग के मेंबर हैं। समीर हंसने लगा। ये नंबर्स टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, मतलब ये नंबर्स फेक आईडी पे लिए गए हैं। मैंने आज तक इतने हाईली प्रिपेयर्ड क्रिमिनल्स नहीं देखे। मैं इन दोनों नंबर्स की कॉल लिस्ट निकलवाता हूँ, इससे और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, कीप मी अपडेट। वो दोनों ऑफिस से निकलने लगे, तभी सचिन रुका। हाँ, एक बात मैं बोल रहा था, पूरी नहीं कर पाया। सोनीपत जनरल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमन जैन। उसका नाम भी कई पोस्टमार्टम्स में है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। दोनों बेदी के ऑफिस से निकल गए थे। सचिन की इन्वेस्टिगेशन पे सबसे बड़ा असर डालने वाला हादसा 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने पहले की एक रात सफेद कलर की i20 सोनीपत जनरल हॉस्पिटल के पीछे खड़ी थी। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में सर्जिकल टेबल पे एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसके आसपास 3 लोग खड़े थे, मंजीत, विवेक और डॉक्टर अमर जैन। डॉक्टर जैन ने डेड बॉडी को देखा और फिर मंजीत को। अरे इसका भी एक्सीडेंट नहीं किया है यार। डॉक्टर अमन जैन 5 फुट 2 इंच लंबा गोल मटोल आदमी था, जिसके चेहरे पे चश्मा और नर्वसनेस हमेशा रहती थी। मंजीत ने उसे जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हम एक शादी में थे जब कॉल आया, वहीं से भागे हैं। टेम ही नहीं मिला बॉडी पे गाड़ी चढ़ाने का। अरे यो आदमी तो 40 से ऊपर का नहीं लगता। तुम लोग पहले भी एक बॉडी बिना एक्सीडेंट के लाए थे। अरे डॉक्टर साहब, कुछ ना हो, आप बस रिपोर्ट बना दो। आपको लेके भी तो जाना है। कहाँ लेके जाना है? आपने एक रिक्वेस्ट करी थी ना, तैयार है आपकी रिक्वेस्ट। बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रात की नींद अपनी एनर्जी बचा के रखो। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे पहले नहीं बता सकते थे, हैं? मैं शेव करके आता। अरे 20,000 रुपए में आप जैसी मर्जी चाहो, आपको पूरी सेवा मिलेगी। चलो जल्दी करो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। 1 घंटे बाद डॉक्टर जैन एक होटल रूम में था। एक्साइटमेंट से उसकी हालत खराब थी। मंजीत और विवेक होटल की पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे थे। गाड़ी बैक करते हुए मंजीत बोला, डॉक्टर की शक्ल देखी थी, 2 मिनट में निपट जाओगा। उसी वक्त होटल के कमरे में डॉक्टर जैन शावर लेके बाथरूम से बाहर निकला। कम ऑन बेबी। यस यस। डॉक्टर जैन बिस्तर की तरफ बढ़ा। बिस्तर में ब्लैंकेट ओढ़े सुनहरे बालों वाली एक फॉरेनर लड़की बैठी हुई थी। डॉक्टर जैन ने अपनी मेडिकल स्टडी के दौरान जब पहली बार एक फॉरेनर लड़की देखी थी, तभी से उसकी फैंटेसी थी एक बार फॉरेनर लड़की के साथ सोने की। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे हाई पॉइंट थी। इसके बाद उसकी जिंदगी बहुत जल्द किसी क्रैश होते प्लेन की तरह नीचे आने वाली थी। पर उस वक्त डॉक्टर जैन ये जानता नहीं था। उस वक्त उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे। उसका धड़कता हुआ दिल उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था, क्योंकि उस फॉरेनर ने कंबल हटा के अलग फेंक दिया था। उस लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था।
8. फॉरेनर के साथ रात बिताने के बाद अगली सुबह डॉक्टर अमर जैन की नींद 11 बजे खुली। उसका फोन कमरे में कहीं बज रहा था। उसका सर हैंगओवर से घूम रहा था। पिछली रात फॉरेनर लड़की के साथ उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। रात बिल्कुल ऐसी नहीं गई थी जैसा उसने सोचा था। वो लड़खड़ाते हुए उठा, फोन के पास गया। जब तक उसने फोन उठाया कॉल कट गया था। उसने देखा उसके फोन में 12 मिस्ड कॉल्स थे, कुछ मंजीत और कुछ विवेक के। तभी मंजीत का फोन फिर से आया। फोन उठाते ही मंजीत चिल्लाने लगा, बहन चोद इतनी देर से फोन मिला रहे हैं, कित मर गया था? अरे क्या हुआ? बताऊं क्या हुआ? हॉस्पिटल पे डेड बॉडी के साथ खड़े हैं, 2 घंटे थे। अभी चौकीदार पूछ के गया है। अरे हाँ आता हूँ। डॉक्टर जैन ने फोन काटा और तुरंत कपड़े पहनने लगा। 1 घंटे बाद डॉक्टर जैन की कार ट्रैफिक जैम में थी। उसने मोबाइल देखा। मैप के हिसाब से अभी हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा और लगने वाला था। अब की बार कॉल प्रकाश भुनवल का था। डॉक्टर जैन को एसी में भी पसीने आने लगे। उसने कॉल एक्सेप्ट करने के लिए 2 बार स्क्रीन पे बटन दबाया, पर उसका हाथ कांप रहा था। तीसरी कोशिश पे कॉल कनेक्ट हो गई। उसने डरते डरते फोन कान पे लगाया। प्रकाश की आवाज आई, डॉक्टर साहब। प्रकाश भाई, मैं आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, गलती मारी सा है। नहीं प्रकाश भाई नहीं। ये बाप बच्चा का खेलन खातर लाइटर दे दे और बच्चा बात पूरा घर जड़ा दे तो गलती तो बाप की सा है, बच्चा की थोड़ी। मनबेरा होना चाहिए था कि आपसे थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट हैंडल नहीं होगा। मनबेरा होना चाहिए था कि तुम प्रोफेशनल तरीका तक काम करना को न जानो। आई एम के सॉरी? आप सॉरी हो? अरे अस्पताल में किसी ने गाड़ी में झांक के देख लिया तो? वह डेड बॉडी किसी को देख गई तो? अरे किसी ने पुलिस को बुला लिया तो आपके सॉरी का मैं क्या करूंगा डॉक्टर साहब? वह छोड़ो, नू बताओ, तुमने लाइफ इंश्योरेंस तो करा के रखा है ना? प्रकाश भाई, मैंने इंतजाम कर दिया है। मेरा एक जूनियर है रवि, वो अभी मंजीत के साथ ही है। वो पोस्टमार्टम बड़ी कैंड से के तूने निर्द बिना पूछा किसी को बता कैसे दिया? भाई डॉक्टर रवि मनारिया कुछ टाइम तक मेरे काम से जुड़ा हुआ है। मैं उसको अपनी जेब से पैसे देता हूँ। थारी जेब से? थारी औकात क्या है? मेरी छत्र छाया मारते पहले तो स्कूटर पे आया करता था अस्पताल। प्रकाश भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने टाइम से यो छुपा के रखना पॉसिबल नहीं था। कभी भी कहीं भी कोई भी आ सकता है, चेक कर सकता है। डॉक्टर रवि रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस रखता है। उसकी मदद बहुत जरूरी थी, उसे सारा काम आता है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना देगा भाई, मैंने सिखाया है। परफेक्ट रिपोर्ट बनाएगा एकदम। डॉक्टर जैन को प्रकाश की सिर्फ गुस्से में फूली हुई सांस की आवाज आ रही थी। ठीक उसी वक्त सोनीपत हॉस्पिटल के मुर्दा घर में मंजीत और विवेक के साथ डॉक्टर रवि मिनारिया खड़ा था। 29 साल का डॉक्टर रवि मिनारिया 6 फुट लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान छिपी रहती थी। मुर्दा घर में टेबल पे एक डेड बॉडी थी। डॉक्टर मिनारिया अपने नोटपैड में पेन से कुछ लिख रहा था। उन नोट्स को वो बाद में कंप्यूटर में इंटर करके पोस्टमार्टम के रूप में सबमिट करने वाला था। उसने लिखने का काम खत्म करके मंजीत को देखा। आप बॉडी को ले जाओ, रिपोर्ट्स में आपको 15 मिनट में आपकी गाड़ी में आके दे दूंगा। क्या लिखा है रिपोर्ट में? डॉक्टर मिनारिया मंजीत और विवेक के काम में डायरेक्टली शामिल होना चाहता था। आज उसके पास खुद को साबित करने का मौका था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पेशेंट राम किशोर सैनी। पेशेंट के सर पे और गर्दन पे एक्सीडेंट के चोट के गहरे निशान है, जिनके ट्रॉमा की वजह से पेशेंट की मौत हुई है। नेक पे 8 बाई 6 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है और एक पुराना भरे हुए घाव का निशान और जॉ बोन लेफ्ट एंगल ऑफ मैंडिबल मिसिंग है।
ये एक्सीडेंट वाली बात ठीक है, पर ये बाकी फालतू की चीज क्यों लिख रहा है तू? अरे टेक्निकल चीजें हैं ये स्कार मैंडेबल। पेशेंट के पहले के चोट के निशान से रिपोर्ट ऑथेंटिक लगती है। डॉक्टर मिनारिया अभी भी मुस्कुरा रहा था। मंजीत और विवेक ने चुपचाप बॉडी को चादर में लपेटना शुरू कर दिया। रामकिशोर सैनी की रिपोर्ट में मिसिंग मैंडिबल यानी जबड़े की एक हड्डी जल्द ही बहुत लोगों के गले में फंसने वाली थी। सचिन और आकांक्षा उसकी कार में कहीं जा रहे थे। तुमने जो 2 नंबर्स ढूंढे थे जो टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थे, मैंने उनकी कॉल लिस्ट निकाली। उनसे 3 नंबर्स पर फ्रीक्वेंट कॉल्स हुई हैं। पहला अमन जैन। हमारे इन्वेस्टिगेशन के कई क्लेम्स में साइनिंग डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अमन जैन। हम 99% श्योर ये वही अमन जैन है। बाकी 2 नंबर्स जिन पर कॉल्स हुई हैं, एक राजवीर कुमार और दूसरा प्रकाश भुंवल। प्रकाश भुनवाल, वो तो उस वाइट i20 का ओनर था ना? हाँ, उसका बैकग्राउंड चेक तेजी से करना पड़ेगा और बाकी दोनों का भी। ये राजवीर कुमार क्या करता है, कैसे कनेक्टेड है, अभी पता नहीं है। ग्रेट। मिस्टर बेदी की हेल्प से हमें जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की फाइल्स मिली हैं, मैं उन्हें स्टडी कर रही हूँ। उसमें से जो फाइल्स हमारे क्राइटेरिया को मैच करेंगी, मैं शॉर्टलिस्ट करके आपको दूंगी। गुड। अभी हम एक इंश्योरेंस क्लेम के पर्सन अजीत के गांव जा रहे हैं। उनकी डेथ 1.5 महीने पहले हुई थी, सेम कार एक्सीडेंट बाय द वाइट i20। लकी फॉर मी, मेरा एक स्कूल फ्रेंड इसी गांव से है। यू हैव फ्रेंड्स? सचिन ने आकांक्षा को घूर के देखा। आकांक्षा ने गिल्टी स्माइल के साथ कहा, सॉरी, बैड जोक। मेरे फ्रेंड की हेल्प से हम अभी अजीत के एक पड़ोसी से मिलेंगे। जस्ट लिसन, उनसे कुछ पूछना मत। दोस्त ने बताया अजीत उनके भाई जैसा था। अगर उन्हें कुछ बुरा लगा तो वो बात नहीं करेंगे। ओके। सचिन ने गाड़ी गांव के सड़क पे मोड़ दी। सचिन और आकांक्षा बलराम के साथ उसके घर के आंगन में बैठे हुए थे। 1.5 महीना हो लिया, पर आज भी वो सुबह याद से मन है। अजीत की खाट को खुले आसमान में लेके आया था मैं, फिर 6 बजे तक उसके साथ बैठा रहा। मेरे वहां से आने के घंटा भर बाद अजीत गुजर गया। मैं उसने देखने गया, मेरे से भी पहले इंश्योरेंस वाले पहुंच गए थे। सरिता तो रो रही थी, पर उसकी घरवाली बलवंती वो इंश्योरेंस वालों से बात कर रही थी। फिर इंश्योरेंस वाले उसकी बॉडी ले गए। शाम को हमें बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया, तब उसकी छाती और गर्दन पे गाड़ी चढ़ने के निशान थे। मतलब उनका देहांत एक्सीडेंट से नहीं हुआ? बेटा, गांव शहर जैसे नहीं होते कि एक फ्लैट में कोई मर गया तो महीने भर बाद उसकी बॉडी की बदबू से पड़ोसियों को पता चला। यहाँ किसी को बुखार हो जाता तो सारे गांव को पता चल जाता है। अजीत को तो कैंसर था, उसकी मौत को एक्सीडेंट दिखा रहे थे। सबको पता था कि हो रहा था, पैसे बन रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं? आपने भी नहीं? बलराम ने सचिन की आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थी। अजीत ने ही कही थी। अजीत जी को पता था? बलराम ने हाँ में सिर हिलाया। अजीत ने अपने जीते जी ईमानदारी से काम करया, किसी का पैसा नहीं खाया, जिसकी हो सकी मदद करी, पर पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए कोई पैसे नहीं जोड़ पाया। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए रही थी। उस बेचारे को तो शांति थी कि इस इंश्योरेंस की स्कीम ते ही सही कि उसके परिवार ने कुछ पैसे मिल जाएंगे। बेचारे ने जीते जी भी सबको सहारा दिया और मौत से भी कुछ न कुछ देख के गया। आकांक्षा के रोंगटे खड़े हो गए थे। गरीबी में मजबूर लोग क्या कुछ नहीं करते, उसने इतने नजदीक से कभी नहीं महसूस किया था। उसने सचिन को देखा, वो चुपचाप सर झुकाए बैठा हुआ था। बलराम की आंख से एक आंसू टपका, पर वो बिना कुछ कहे बैठा रहा। वापस जाते हुए पूरे रास्ते सचिन ने कुछ नहीं कहा। आकांक्षा के पास भी कहने को कुछ नहीं था। देर रात हो चुकी थी। सचिन अपने घर में घुसा। उसने ड्राइंग रूम की लाइट चलाई और अपने पिताजी की तस्वीर के पास गया। उसके कान में बलराम के शब्द गूंज रहे थे।
पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए कोई पैसे नहीं जोड़ पाया। उसे ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी। वो तस्वीर में अपने पिताजी का चेहरा देख रहा था। तभी हीबा बेडरूम से निकली। सचिन, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। पर सचिन ने जैसे सुना ही नहीं। हीबा उसके पास आई और उसकी पीठ पे हाथ फेरा। क्या हुआ? पापा की तस्वीर पे कोई फूल माला नहीं है। मैं कल लाके। नहीं, तुम मत लाना, मैं ले आऊंगा। हीबा चुपचाप उसकी पीठ पे हाथ फेरती रही। सचिन अपने पापा की तस्वीर को देखता रहा। अगली सुबह सचिन ग्रेट भारत इंश्योरेंस के पार्किंग लॉट में अपनी कार में बैठा था। उसी वक्त आकांक्षा आके उसकी कार में बैठी। सचिन ने एक फाइल आकांक्षा को दी और कार ड्राइव करने लगा। तुमने जो फाइल शॉर्टलिस्ट करके निकाली थी उनमें अय्यप्पन इंश्योरेंस की ये फाइल थी। पेशेंट नेम रामकिशोर सैनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ो, क्या दिख रहा है? Marks of the tire of the car on the neck and head. 8 by 6 centimeter discoloration on the neck and an old heel scar. The mandible on the left side is missing. मैंडिबल मतलब जबड़े की हड्डी। Okay. जबड़े की हड्डी गायब है और पुराना निशान है गर्दन पे। समझ आया? मतलब इस पेशेंट को ओरल कैंसर था। सर्जरी करके मैंडिबल निकाली गई थी और वो निशान उसी सर्जरी का था। How did you know? ये तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। मेरे डैड को कैंसर था। उस टाइम उनकी देखभाल करने के लिए मैंने कैंसर पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। ओह, ओके। हमें रामकिशोर सैनी के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाने होंगे। एग्जैक्टली। अभी हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। कार अब मेन रोड पे थी। सचिन ने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से सोनीपत जनरल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर को सचिन और आकांक्षा समीर बेदी के ऑफिस में थे। We have something. What? सचिन ने बेदी को एक फाइल दी। अय्यप्पन इंश्योरेंस के एक क्लेम की पोस्टमार्टम में ओल्ड हील स्कार और मिसिंग मैंडिबल का जिक्र किया है, मतलब ओरल कैंसर। ये रिपोर्ट डॉक्टर रवि मनेरिया ने बनाई है। ये नाम मैंने पहले किसी पोस्टमार्टम में नहीं देखा। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड की रिपोर्ट पर डॉक्टर अमन जैन का नाम है। मेरा अंदाज़ा है कोई नया डॉक्टर था जिसने गलती से मैंडिबल और पुराने सर्जरी के निशान इसमें लिख दिए। अब हमारे पास फ्रॉड का पहला रिटन प्रूफ है। बेदी फाइल पढ़ रहा था। मैं और आकांक्षा भी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। डॉक्टर रवि मनेरिया वहाँ नहीं था और हॉस्पिटल स्टाफ ने पेशेंट के रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया। एक और चीज़, आपको प्रकाश भूमल याद है? यस यस, वो वाइट I-20 का फर्स्ट ऑनर। यस, मैं उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। वो कॉम्प्लायंस इंश्योरेंस कंपनी में 8 साल से MSCT में काम कर रहा है। मैक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। एग्जैक्टली। 8 साल उसने मोटर एक्सीडेंट्स के क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन की है, इसीलिए उसे पूरे सिस्टम का इतना डीप नॉलेज है। वी आर वेरी क्लोज। मैं हॉस्पिटल से रिकॉर्ड्स निकलवा लूँगा। आई नो अवे। आप एक मैं अपने लॉयर को पुलिस स्टेशन भेजता हूँ। हमारे पास फ्रॉड का रिटन प्रूफ है, तो इस डॉक्टर रवि मनेरिया को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। यस, गुड आइडिया। गेट मूविंग। सचिन और आकांक्षा तेजी से ऑफिस से निकले। समीर बेदी किसी को कॉल मिला रहा था। सचिन और हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर चिल्ला रहे थे। क्या दी ना, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, समझ नहीं आती। ये RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं दिखाने रिपोर्ट तो रिटर्न में दो। क्यों है वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल? ना देता जा। कोर्ट में बोल देगा ये बात? रुक एक मिनट। सचिन ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तो मैं यहाँ सोनीपत जनरल हॉस्पिटल में हूँ और मैंने एक पेशेंट के रिकॉर्ड्स के लिए RTI दाखिल की है। ये हॉस्पिटल स्टाफ बोल रहे हैं कि रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। पेशेंट का देहांत हुए महीने से ऊपर हो चुका है। क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? बताओ। स्टाफ मेंबर पलट के जाने लगा। RTI की इज्जत नहीं करते आप? और आपने सही इलाज किया था तो दिखा क्यों नहीं रहे रिपोर्ट्स?
स्टाफ मेंबर पलटा। उसकी टोन बिल्कुल बदल चुकी थी। कैमरा बंद करो, दिखा देंगे आपको रिपोर्ट्स। सचिन ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की। दस मिनट बाद सचिन और आकांक्षा हॉस्पिटल के कंप्यूटर रूम में थे। हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर उनके साथ खड़ा था। कौन आएगा रिपोर्ट दिखाने? भाई 1 मिनट शांति रखो, जिस डॉक्टर के पास ये एक्सेस है वो आ रहा है। तभी एक लंबा पतला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। सचिन ने उसके लैब कोट पे उसका नाम पढ़ा, डॉक्टर रवि मेनारिया। सचिन को समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर मेनारिया मुस्कुरा क्यों रहा था। डॉक्टर मेनारिया ने स्टाफ मेंबर से पूछा, रिकॉर्ड इन साहब को दिखाने हैं? स्टाफ मेंबर ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर मेनारिया ने एक सॉफ्टवेयर खोला और उसमें नाम टाइप किया। सचिन ने स्क्रीन पर नाम पढ़ा। पेशेंट का नाम क्या है? रामकिशोर सैनी। देख लीजिए, स्पेलिंग सही है? हाँ। डॉक्टर मेनारिया ने वो नाम हॉस्पिटल डेटाबेस में सर्च किया और रिजल्ट्स आते ही सचिन को इशारा किया। सचिन ने स्क्रीन की ओर देखा। उसके माथे पे चिंता की रेखाएं उभरने लगीं। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। 5 मिनट बाद सचिन और आकांक्षा हॉस्पिटल से निकल रहे थे। तभी सचिन का फोन बजा। सचिन ने चलते चलते फोन उठाया, सामने वाले की बात सुनी और फोन काट दिया। बेदी जी का कॉल था। उनके लॉयर को पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई ही नहीं, किसी ने फेक कॉपी बनाई होगी। लॉयर को बोला कि हॉस्पिटल से कोई एफिडेविट देगा कि ये पोस्टमार्टम ओरिजिनल है, फेक नहीं है, तो ही बात करेंगे। बट हमारे पास रिटन प्रूफ है फाइल में, हाउ कैन दे? पुलिस वाले मिले हुए हैं, इसलिए बकवास रीजन दे रहे हैं। अब वो पार्किंग लॉट में पहुंच चुके थे। सचिन ने आकांक्षा को कहा, सुनो, तुम यहीं रुको 1 मिनट। सचिन कार में जाके बैठा। आकांक्षा कार के पीछे कुछ दूर रुक गई थी। सचिन ने कार स्टार्ट की, हॉर्न दबाया और हॉर्न की आवाज आते ही उसके साथ जोर से चिल्लाया। हॉर्न की आवाज बंद हुई। सचिन ने अपने हाथों से अपना मुंह पोंछा, फिर कार विंडो खोल के आकांक्षा को इशारा किया। आकांक्षा जाके कार में बैठी। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, रामकिशोर सैनी का कोई भी रिकॉर्ड इनके डेटाबेस में कैसे नहीं है। हमने डिफरेंट स्पेलिंग्स भी ट्राई की, पर उस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं था डेटाबेस में, जबकि हमारे पास उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मेरी गलती है। हम सुबह जब पहली बार उसके बारे में पूछने आए थे, उसके बाद रामकिशोर के रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए होंगे। मुझे सीधे आरटीआई लेके आना चाहिए था। उधर पुलिस ने भी कोऑपरेट करने से मना कर दिया है। उन्हें बिना कोर्ट ऑर्डर फोर्स नहीं कर सकते, और बिना हॉस्पिटल रिपोर्ट के कोर्ट ऑर्डर नहीं मिल सकता। बट अब हमें नाम पता है, डॉक्टर अमन जैन, डॉक्टर रवि मेनारिया, राजबीर और वो प्रकाश भुनवाल। हम इनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब हमें पता है कि फ्रॉड किन लोगों ने किया है। तो तुम्हें पता है जब मैं पुलिस में था तब कितनी बार हमने मर्डरर्स, रेपिस्ट्स और चोरों को पकड़ा है? मैं गिन नहीं सकता। हमें पता होता था कि उन्होंने ही क्राइम किया है। कोर्ट में लॉयर, जज सभी को पता होता था, पर एविडेंस ना हो तो लॉ उन्हें छू नहीं सकता। तकरीबन लोग रिहा हो जाते थे। मैंने कितने ही क्रिमिनल्स को तभी हुई हंसी के साथ कोर्ट से निकलते देखा है। अगर प्रूफ ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएंगे और फिर इसी तरह गरीबों की मजबूरी से पैसा बनाते रहेंगे। इंफॉर्मेशन इज यूजलेस विदाउट एविडेंस। डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रकाश भुनवल अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ के एक बार में बैठा शराब पी रहा था। अरे बोलिया, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। मैं बोला क्यों? ओके। तभी उसका फोन बजा। मंजीत का कॉल था। प्रकाश ने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 11 बजे थे।
अरे यार, एक मिनट भाई। हाँ हाँ कर ले, कोई ना। हाँ भाई डॉक्टर जैन का कॉल आया था। आज कोई आदमी आया था हॉस्पिटल में, मारे केस की इंक्वायरी करना है। रिकॉर्ड तो साथ साथ डिलीट कर दे रहा है डॉक्टर जैन। हाँ भाई। हाँ तो कोई ना, कोई इन्वेस्टिगेटर आया होगा। इतनी सीरियस कोई बात को नहीं, जाके सो जा जा। भाई डॉक्टर जैन भी यही कह रहा था, कोई इन्वेस्टिगेटर ही था। वो पहले भी आया था, तब उन्होंने भगा दिया मना करके। फिर दोबारा आया आरटीआई लेके। आरटीआई? हाँ, और कांस्टेबल राजवीर का भी कॉल आया था। उसके थाने में एक वकील आया था, वो भी उसी केस के मामले में, जिसके लिए वो इन्वेस्टिगेटर आया था हॉस्पिटल में। राजवीर ने उसे भगा दिया। अच्छा। भाई आरटीआई की मोबाइल से फोटो खींच के भेजी थी डॉक्टर जैन ने। कोई सचिन यादव था, मैंने आपके फोन पे भेज दी। सचिन यादव? हाँ भाई। पक्का यही नाम से सचिन यादव प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं? हाँ भाई। हाँ। अच्छा, अपना जानकार है। फिर तो आप देख लेना भाई। वो मन्ने को ने जाने, पर मैं वाने अच्छे ते जानू, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सचिन यादव को इंश्योरेंस की दुनिया में बथेरे लोग जाने हैं वाने। पिटबुल से वो आदमी पिटबुल, ना वो पैसे खावे और ना वो पीछे ते हटे। अगर वो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्त। सभी को फोन करके कह दे थोड़े दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी। ओके भाई। प्रकाश ने फोन काटा और थोड़ी देर वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर वो अंदर गया तो उसके दोस्त ने पूछा, सब ठीक? शक्ल पे 12 क्यों बज गए तेरी? एक आदमी मारना सा है। पीट देंगे। जानते मारना सा है। प्रकाश के दोस्त ने उसका चेहरा देखा। उसे पता था प्रकाश मजाक नहीं कर रहा था। आकांक्षा और सचिन उसकी कार में हाईवे पे थे। आकांक्षा ने रेडियो बंद किया। आई वॉज थिंकिंग हॉस्पिटल में किसी ने, डॉक्टर अमन जैन या डॉक्टर मिनारिया ने राम किशोर सैनी के रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए। व्हाट इफ उन्होंने वो हमारी कल सुबह की पहली विजिट की वजह से डिलीट नहीं किए? मतलब? ये लोग बहुत केयरफुल हैं। फ़ोन नंबर्स टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम पे हैं। कार बोगस नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर मैं उनकी जगह होती और इतनी केयरफुल होती तो हर पेशेंट जिसके नाम पे फ्रॉड किया है उसका डेटा इंश्योरेंस क्लेम मिलते ही डिलीट कर देती। मेक सेंस। और अगर ऐसा है तो हमारा कोई भी एविडेंस ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। ट्रू, पर इतना बड़ा फ्रॉड है, कहीं ना कहीं कोई पुख्ता पेपर ट्रेल है, कोई गवाह है। उनकी वो एक चूक ढूंढनी है। इन्वेस्टिगेशन पेशेंस का खेल है। इन्वेस्टिगेटर ने पेशेंस खो दिया तो क्रिमिनल भाग जाता है। अगर क्रिमिनल ने पेशेंस खो दिया तो वो पकड़ा जाता है। नोटेड। आकांक्षा ने रोड के बगल में ऊपर बना साइन बोर्ड पढ़ा। ये रहा राम किशोर जी का विलेज। सचिन ने तुरंत इंडिकेटर ऑन किया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। सचिन और आकांक्षा रामकिशोर सैनी के मकान मालिक के घर पे थे। वो मकान मालिक 62 साल का रिटायर्ड आर्मी मैन था। उसकी पत्नी चाय लेके आई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? व्हाट? आप घर आए मेहमान को बिना चाय के जाने देते हैं? है? नहीं। तो फिर लीजिए, और ये बिस्किट, ये हमारे गांव में एक बूढ़ा बनाता है, आटा, घी, बादाम और बूढ़े के। ट्राई ट्राई, वेरी हेल्दी। सचिन ने बिस्किट लिया और चाय में डुबो के खा लिया। लैंडलॉर्ड ने जब उसे ये करते हुए देखा तो उसे सचिन वहीं पसंद आ गया। वाकई बढ़िया है। राइट। सो आप रामकिशोर के बारे में जानने आए हैं? जी, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। हाँ, बताया आपने। रामकिशोर,
अरे बहुत शरीफ, बहुत सीधा साधा आदमी था। 10 साल हमारे यहाँ किराए पे रहा। हमारे लिए तो भाई वो फैमिली जैसा था। रेंट हमेशा टाइम पे देता था, कभी कोई शिकायत नहीं। सिगरेट, बीड़ी, शराब कोई ऐब नहीं था। फिर भी पता नहीं कैसे बेचारे को कैंसर हो गया। सचिन और आकांक्षा के चाय पीते हाथ अपनी अपनी जगह पे रुक गए। भाई देखिए, उसे सीधे किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए था। पहले 1 महीना तो यहाँ गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में ही उसका इलाज चला। फिर मेरे इंसिस्ट करने पे वो आंगनवाड़ी सेंटर में एडमिट थे। यस, आपको चलना है वहां, चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको। आधे घंटे बाद सचिन, आकांक्षा और रामकिशोर का लैंडलॉर्ड आंगनवाड़ी सेंटर में थे। वो तीनों फाइल रूम के दरवाजे पे खड़े थे। कमरे में रैक्स लगे थे जिनमें बहुत सारी फाइल्स थीं। सो रामकिशोर ने इंश्योरेंस पेपर वर्क में कोई गलती की? इट मस्ट बी अ मिस्टेक। रामकिशोर जो है वो बहुत ईमानदार आदमी था। नो, आकांक्षा बीच में बोल पड़ी। हमारी कंपनी का ईयरली सेल्फ ऑडिट हो रहा है और रामकिशोर जी की फाइल में उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। एक स्टाफ मेंबर ने मिसप्लेस कर दिए। सॉरी फॉर द ट्रबल सर। नॉट सर, मेजर। भाई आप चाहें तो उसकी वाइफ से भी मिल सकते हैं। वो अभी भी हमारे यहाँ किराएदार है। वो अभी घर पर होंगी? देखिए, वो यहाँ स्कूल में टीचर हैं। अपनी बेटी के साथ 1 घंटे में घर आ जाएंगी। तभी कमरे के अंदर से मोटा चश्मा पहने हुए एक आंगनवाड़ी कर्मचारी निकला। राम किशोर सैनी, ये लो जी, ये रही उसकी फाइल। सचिन ने फाइल पढ़ी और फिर आकांक्षा को पकड़ा दी। आकांक्षा ने फाइल पढ़ी। आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने सचिन की तरफ देखा। सचिन ने उसे आंख से हल्के से लैंडलॉर्ड की तरफ इशारा किया। आकांक्षा जानती थी सचिन को क्या करना था। सर आप, आई एम सॉरी मेजर, यू नो मेरे दादाजी नेवी में थे। ओह फैंटास्टिक। यू लुक अ लॉट लाइक हिम। आप पुराना माने तो मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ एक? हाँ श्योर। विलेज के बैकग्राउंड में? ओह बाहर? आकांक्षा प्लीज इन्हें परेशान मत करो। आई एम सॉरी मेजर। अरे नो, इसमें क्या परेशानी। आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को ना मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। आप लोग चलो, मैं रिपोर्ट पढ़ के आता हूँ। आकांक्षा और लैंडलॉर्ड बाहर चले गए। सचिन ने मोटी ऐनक वाले आंगनवाड़ी कर्मी को देखा। भाई साहब, ये रिपोर्ट मुझे अपने सीनियर को दिखानी है। ना भाई, ये फाइल आप पढ़ लो, यहाँ से लेके नहीं जा सकते। सचिन ने अपना वॉलेट निकाला और 500 के 2 नोट निकाल के उसके आगे बढ़ा दिए। भाई साहब, वो फाइल के ओरिजिनल मेरी गलती से गुम हुए थे। अगर ये फाइल मैंने अपने सीनियर को दिखा के क्लेम की फाइल पूरी ना करी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो आदमी सचिन को और उसके हाथ में 1000 रुपए को देख रहा था। भाई मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, हफ्ते भर में फाइल वापस आ जाएगी, प्लीज। आंगनवाड़ी के कर्मचारी ने चुपचाप 1000 रुपए ले लिए। शाम का वक्त था। रामकिशोर सैनी की बीवी से मिलने के बाद सचिन और आकांक्षा वापस चंडीगढ़ जा रहे थे। आकांक्षा आंगनवाड़ी से मिली रामकिशोर की फाइल पढ़ रही थी। Oh my God, oh my God, oh my God! सचिन मुस्कुराया। We have our first solid proof. Yes. प्लीज फाइल संभाल के वापस रख दो। Sir, yes, sir. उसने फाइल बैग में डाली और बैग कार की पिछली सीट पे रख दिया। तुम्हें क्या लगता है रामकिशोर की वाइफ सच बोल रही थी? उसे सच में नहीं पता कि उसके हस्बैंड के नाम पे फ्रॉड हुआ है? I can't say. I mean. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। क्या लगता है तुम्हें? मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही थी। अगर उन्हें पता होता कि फ्रॉड हुआ है और वो उसमें शामिल होती तो वो हमें साफ साफ नहीं बताती कि उनके हस्बैंड को कैंसर था। मुझे भी यही लगता है, उसे पता ही नहीं था। वो आज भी उसी एक कमरे में रहती है जिसमें पहले रहती थी। उनके घर में एसी नहीं था, कूलर में जंग लगा हुआ था। उनका फ्रिज देखा, कम से कम 10 साल पुराना था। कितनी आवाज कर रहा था, उसे ठीक तक नहीं करवाया है। वाओ, यू नोटिस अ लॉट। आप सही बोल रहे हो। अगर वो फ्रॉड में शामिल होती तो उन्हें कुछ तो पैसे मिले होते।
इंश्योरेंस वालों ने सिर्फ हस्बैंड से डील किया। बॉडी को हॉस्पिटल से उठा के ले गए, फिर डेड बॉडी का एक्सीडेंट करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना ली। उन्होंने लास्ट में जो बताया दैट वाज हॉरिबल। वो लोग पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को अंतिम संस्कार वाले दिन सुबह ही वापस लेके आए। बोला कि उनका फेस कवर्ड रखना, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद फेस बहुत खराब दिखता है। सचिन के चेहरे पे गुस्सा था। बीवी बच्ची उसे आखिरी बार देख तक नहीं पाए। जानवर हैं ये लोग, जानवर। सचिन ने गहरी सांस ली। एनीवे, अभी काम शुरू ही हुआ है, लेकिन तुम इस केस में बहुत मेहनत कर रही हो। गुड जॉब। थैंक यू। एक बात बोलूं? हाँ? मुझे पहले दिन से पता था आपको मुझसे खास किसी काम की उम्मीद नहीं थी। आप मुझे अमीर पापा की परी समझते थे। वो मेरी मिस्टेक थी। आई एम सॉरी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? दोनों साथ में हंस रहे थे, पर अभी मंजिल बहुत दूर थी और रास्ता बहुत अंधेरा। सचिन देर रात अपने घर जा रहा था। उसने अपने घर की गली में गाड़ी मोड़ी और अचानक गाड़ी बंद कर दी। वो 5 साल पुलिस में रहा था। उसके सेंसेस खतरा भांपने में माहिर थे। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसने इंस्टिंक्टिवली कार बंद कर दी थी। कुछ तो था जो उसके जहन ने उसके दिमाग से पहले पढ़ लिया था। उसका घर गली के आखिर में था। उसने गली में ध्यान से देखा और समझ गया क्या गड़बड़ थी। सचिन अपने घर की आसपास की हर स्ट्रीट लाइट पहचानता था। सब स्ट्रीट लाइट्स सही काम करती थी, पर उस वक्त उसके घर के पास की स्ट्रीट लाइट बंद थी। उसके घर के सामने अंधेरा था। वो धीरे से गाड़ी से निकला और उसने दरवाजा बहुत धीरे से बंद किया और पैदल अपने घर के आगे की गली में चला गया। उसने कार लॉक नहीं की, क्योंकि वो कार के लॉक होने की आवाज नहीं कर सकता था। अगली गली में जाते ही सबसे पहले उसने हीबा को कॉल लगाया। हीबा फोन नहीं उठा रही थी। सचिन का दिल अब बैठा जा रहा था। 5 रिंग के बाद हीबा ने फोन उठाया। हेलो सचिन। सचिन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हाँ। अच्छा सुनो, मुझे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। ओके। आई एम नॉट इशू। सोई हैं दोनों। तुम दरवाजा लॉक करके सो जाओ, मैं चाबी से खोल लूंगा। तुमने दरवाजे लॉक किए हैं ना? अरे हाँ, मैं लॉक के बगैर नहीं सोती। ओके, बाय। सचिन ने फोन काटा। वो अपने घर के पीछे वाली गली में पहुंचा, जिस गली में उसके घर का पिछला दरवाजा खुलता था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा। उसके घर से पहले एक खाली प्लॉट था। बिजली के खंबे के पीछे छुप के उसने उस प्लॉट में देखा। उसका अंदाजा सही था, वहां कोई था। एक बाइक खड़ी थी और 2 लोग उसके पास खड़े थे। वो लोग गली में इधर उधर देखते हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। सचिन एक कदम आगे बढ़ा और गली के आखिर की स्ट्रीट लाइट की बहुत मध्यम रोशनी में उसे दिखाई दिया, उसमें से एक के हाथ में पिस्टल थी। तभी सचिन का पैर एक प्लास्टिक की खाली बोतल पर पड़ गया। गनमैन ने सचिन की तरफ देखा।